हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज़ योर केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स में जैसे कि आपको पता है काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेटिक्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करता है। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्पीड विद विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। कि किस स्पीड के साथ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो अब ये जो स्पीड होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है एवरेज रेट, एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट नेम से ही क्लियर है, इट इज़ अ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक गिवन टाइम के इंटरवल पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ योर एवरेज रेट। एंड इंस्टेंटेनियस रेट ये भी नेम से क्लियर है, इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपकी स्पीड है दैट इज़ योर रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप अपने घर से किसी और शहर की तरफ जा रहे हो और उस शहर का डिस्टेंस जो है आपको 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो आपकी जो एवरेज रेट है, आप 2 घंटे के सफ़र में बेटा आप 40 की स्पीड से तो चले नहीं होंगे। कभी आप 40 की स्पीड से चले, कभी आप 60 की स्पीड से चले, कभी आप 100 की स्पीड से चले। तो जो आप 2 घंटे में एक इन सब का एवरेज लेके हम बताएंगे कि आपकी एवरेज स्पीड जो है वो 60 से 65 के बीच में रही। ठीक है, तो एवरेज रेट होता है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम दे दिया आपको कि यहाँ से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपकी जो है एवरेज स्पीड कितनी थी, दैट इज़ योर एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट कि जैसे आप अपने घर से निकले और मैं आपको कहूँगी कि जब आप इस शहर पे पहुँचे, इस पर्टिकुलर शहर पे पहुँचे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप 10 बजे, सुबह के 10 बजे थे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर शहर में आपकी स्पीड क्या थी, दैट इज़ योर इंस्टेंटेनियस रेट। कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया, पर्टिकुलर इंस्टेंट बता दिया, उस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब एवरेज रेट के केस में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इट इज़ ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं और जो टाइम है वो सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसे आएगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज़ करेगी। आपको भी पता है कि बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता है रिएक्टेंट कम होता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। तो रिएक्टेंट जो है डिक्रीज़ करेगा टाइम के साथ। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ए पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका टाइम था वो T1 ले लिया, बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम था T2 ले लिया। तो अब अगर मैं एवरेज रेट निकालना चाहूँगी तो एवरेज रेट मुझे गिवन टाइम इंटरवल मिल गया, ए और बी का टाइम इंटरवल मिल गया। तो रेट क्या होती है? चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कि कितना, देखो कि गिवन टाइम के अकॉर्डिंगली आपकी स्पीड कितनी चेंज हुई या कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई, दैट इज़ योर एवरेज रेट। तो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो जब आप ए और बी की कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय T1 और T2 का जो डिफरेंस है दैट इज़ योर एवरेज रेट। और जो यूनिट्स क्या होंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर और ये टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो दिस इज़ योर एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट में देखो बेटा, इट इज़ ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। इसमें भी कंसंट्रेशन और टाइम में ही ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि बेटा रेट किसी चीज़ की चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होती है कि टाइम के साथ कितनी जो है कंसंट्रेशन चेंज हुई है। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम इन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट इंस्टेंट ऑफ द टाइम। वी मार्क अ पॉइंट पी ऑन द कर्व। देखो कर्व तो ऐसी ही आनी है जैसे कि इसमें आई थी, बिकॉज क्योंकि रेट जो है वो कंसंट्रेशन के चेंज होने के साथ, सॉरी टाइम के साथ कंसंट्रेशन जो है चेंज हुई है, तो कर्व तो इसमें भी सेम ही आएगी। लेकिन हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जो है रेट बतानी है। यहाँ पे हमने गिवन इंटरवल ले लिया ए से बी कि इतने डिस्टेंस में, टोटल डिस्टेंस में कितनी जो थी रेट एवरेज रेट है। इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने बतानी है, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन थी, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हमने कह दिया। ठीक है, तो आपका बेसिकली इस पॉइंट पे जो है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन कंसंट्रेशन हम पूरी डील करेंगे, दैट इज़ ओ बी अपॉन ओ ए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट, अब आप कहोगे कि मैम आपने यहाँ से क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपने ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उससे दोनों तरफ टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया बी तक और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया ए तक। अब जो है आप ये चेंज इन कंसंट्रेशन पूरा लोगे ओ बी और डिवाइडेड बाय ओ ए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन
टाइम, तो ये आ जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किस स्पीड के साथ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन को किस में एक्सप्रेस करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जनरली जो है रिएक्टेंट जो है रिएक्शन के दौरान घटता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। तो अब अगर एवरेज रेट की बात करें तो गिवन इंटरवल में कितनी रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज़ एवरेज रेट, और इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज़ योर इंस्टेंट रेट। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें हम 2 पॉइंट, ग्राफ तो दोनों में ही कर्व ऐसी ही आनी है कि टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ कर रही है, कंसनट्रेशन जो है डिक्रीज़ कर रही है, सॉरी टाइम के साथ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज़ कर रही है। लेकिन इसमें हम 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे क्योंकि गिवन इंटरवल चाहिए। इस केस में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ड्रॉ करेंगे, उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस केस में जो चेंज इन कंसनट्रेशन है वो ओ बी आएगी डिवाइड बाय ओ ए। इसमें चेंज इन कंसनट्रेशन ए माइनस बी डिवाइड बाई T2 माइनस T1 आएगी। इसकी यूनिट मोल लीटर पर सेकंड, इसकी भी बेटा मोल पर लीटर आएगी कंसनट्रेशन की यूनिट, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आता है हाउ टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, ठीक है बेटा। हमें पता है कि रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, रिएक्टेंट जो है घटेगा और उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा और उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। हमें पता है बेटा रिएक्शन के दौरान जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज़ करेगी और दैट ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ नेगेटिव साइन लगा के और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ पॉजिटिव साइन लगा के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ए से बी बन रहा है, ए क्या है रिएक्टेंट और बी क्या है प्रोडक्ट। तो अगर मैं रिएक्टेंट की टर्म में एक्सप्रेस करूँ तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, तो डी ए अपॉन डी टी। अब क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो उसके आगे माइनस लगा दिया। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बी प्रोडक्ट की टर्म्स में रेट एक्सप्रेस करूँ तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम, तो डी बी बाई डी टी, और उसके आगे प्लस लगा दिया, ठीक है। तो रेट चाहे आप प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करो चाहे रिएक्टेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, दोनों का आंसर से दोनों एक दूसरे के इक्वली होंगे। नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ सिर्फ ये है कि जो रिएक्टेंट की रेट है वो डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। और पॉजिटिव साइन का मतलब ये है, नेगेटिव साइन का यहाँ मतलब ये है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो है घट रही है, और पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के आगे बी का मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ पे रेट से लेना देना नहीं है। अब देखो इफ़ द अगर आपको ये रिएक्शन दे दिया ए प्लस बी प्लस विल गिव यू सी प्लस डी। अब इस केस में ये जो रिएक्टेंट है ए और इसके नंबर ऑफ मोल्स आगे लिखे हुए हैं, तो अगर मुझे रिएक्टेंट की टर्म में एक्सप्रेस करना है तो मैं लिखूँगी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बटा में आ जाएंगे 1/A। और क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही है तो इसके आगे नेगेटिव साइन। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बटा में इसलिए रखते हैं ताकि जो स्टोक्योमेट्री है बेटा उनकी वो स्टोक्योमेट्री के चेंज होने से, अब देखो यहाँ ए बी सी डी है, स्टोक्योमेट्री के चेंज होने से जो रेट है उस पर इफेक्ट ना पड़े, इसलिए जो है हम इसके नंबर ऑफ मोल्स बटा में लिख देते हैं। सिमिलरली अगर बी की टर्म में करना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, और बी के नंबर ऑफ मोल्स क्या है बी, तो 1/B, और ये क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन आ जाएगा। जब सी के टर्म में करना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई टाइम, और जो सी के नंबर ऑफ मोल्स है वो बटा में आ जाएंगे 1/C। और जब डी की टर्म में करना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई टाइम, और डी के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बटा में आ जाएंगे 1/D। तो इस तरह से आप रेट एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने इसी का एग्जाम्पल लेना, आप कोई और एग्जाम्पल ले लो। 2SO2 विल गिव SO2 विल एंड इट विल गिव यू SO3। SO2 जो है O2 के साथ कंबाइन करके SO3 देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपने एक्सप्रेस करनी हो इन टर्म ऑफ SO2 तो ये आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। SO2 के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो बटा में आ जाएंगे 1/2, और ये क्योंकि रिएक्टेंट है तो इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस। O2 भी रिएक्टेंट है, इसकी टर्म में करना हो तो इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 चेंज इन टाइम, इसके नंबर ऑफ मोल्स कोई नहीं है तो इसके 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी माइनस में आएगी बिकॉज ये रिएक्टेंट की साइड है। सिमिलरली SO3 की टर्म में करना हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और इसके नंबर ऑफ मोल कितने 2, तो ये 1/2 लिखा जाएगा, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये सारे जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तभी हमने बटा में प्रोडक्ट लगाया है ताकि इनकी स्टोक्योमेट्री जो है इन बटा में इनके नंबर ऑफ मोल्स लगाए हैं ताकि इनकी स्टोक्योमेट्री सेम रहे।
उसके बाद है N2 + 3H2 विल गिव यू 2NH3। ठीक है बेटा, अगर नाइट्रोजन की टर्म में करोगे तो माइनस साइन के साथ, हाइड्रोजन की टर्म में करोगे तो भी माइनस साइन के साथ, और अमोनिया की टर्म में करोगे तो पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि अमोनिया जो है प्रोडक्ट की तरफ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट की साइड है। अगले में कर लो कार्बन सॉलिड + ऑक्सीजन विल गिव यू 2CO2। तो कार्बन की टर्म में करोगे तो देखो, हाँ अब यह ध्यान रखना कि सॉलिड के केस में ये एक्सप्रेस नहीं होती, सिर्फ गैस के केस में एक्सप्रेस करते हैं। सॉलिड के केस में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड्स इज़ कंसीडर टू बी अनचेंज। सॉलिड की कंसनट्रेशन जो है हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि वो चेंज नहीं होती, अनचेंज ही रहती है, इसीलिए जो है हमें सॉलिड वाला केस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो बेसिकली dA/dt है, दिस इज़ जो रिएक्टेंट जो है, दिस इज़ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपीयरेंस ऑफ A। ओके, और ये जो प्रोडक्ट है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ C, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप रेट ऐसे भी कह सकते हो 1/A इंटू डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर रिएक्टेंट की टर्म में एक्सप्रेस करनी हो तो डिसअपीयरेंस से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ़ मोल्स को फ्रैक्शन में ले जाके, और अगर प्रोडक्ट की टर्म में करनी हो तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में करोगे। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की, अगर हमें अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस निकालनी हो तो रेट ऑफ रिएक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस आ जाएगी। अपीयरेंस किसकी होगी? प्रोडक्ट की। डिसअपीयरेंस किसकी होगी? रिएक्टेंट की। और वो कैसे आएगी? रेट ऑफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ़ मोल्स। यहाँ देख लो, दिस इज़ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। ठीक है, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स 1 ही है, 1/1 है ना, तो रेट को अगर नंबर ऑफ़ मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिसअपीयरेंस ऑफ O2 आ जाएगा। रेट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आ जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं।